सिंह के राजनीतिक दस्तावेज में आज हम उसके तीसरे खंड की चर्चा करेंगे, जो है क्रांतिकारी एक्शन। इसमें उनके लिखे गए खास 3 पर्चों के ऊपर चर्चा होगी। पर्चे जिन्हें हम आज के जमाने में पैम्फलेट्स कह सकते हैं। उन दिनों क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था और अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पर्चे छपवाकर उन्हें जगह जगह चिपकाकर जनता को एजुकेट करने का सबसे सशक्त माध्यम समझा जाता था। तो उन्हीं 3 पर्चों के ऊपर चर्चा करी जाएगी। वैसे तो हमने भूमिका पढ़ने के दौरान इन पर्चों के ऊपर चर्चा करी थी, चमन लाल जी ने लिखा था। एक बार मैं उसे फिर पढ़ देती हूं, बमुश्किल 4 ही लाइनें हैं। संकलन के तीसरे खंड में क्रांतिकारी दल द्वारा 2 बड़े राजनीतिक एक्शन यानी सॉन्डर्स की हत्या और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय जो पर्चे बांटे गए उन्हें प्रस्तुत किया गया है, जो दल के मस्तिष्क यानी भगत सिंह ही लिख सकते थे, भले ही उन पर्चों पर नाम सेनापति बलराज यानी चंद्रशेखर आजाद का रहा हो। तो ये पैम्फलेट्स जो थे जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। स्कूल में वैसे भी जो हम डिस्प्ले बोर्ड पे नोटिस लगाने के जो प्रैक्टिस किया करते थे ग्रामेटिकल पोर्शन में, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसी का रूप इसे समझकर आप सुनिए। छोटे छोटे 3 पर्चे हैं। सबसे पहला है नौकरशाही सावधान। जो उसका मेन हेडिंग है पर्चे की वो है नौकरशाही सावधान। इस तरह का ये पर्चा था। धमाकों की गूंज, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। ये हेडिंग के नीचे एक जो सब हेडिंग है वो है सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं। जेपी सॉन्डर्स की मृत्यु से लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला ले लिया गया है। तो आम जनता को बता रहे हैं कि सॉन्डर्स को जो है हमने मार गिराया है। यह सोचकर कितना दुख होता है कि जेपी सॉन्डर्स जैसे एक मामूली पुलिस अफसर के कमीने हाथों देश की 30 करोड़ जनता द्वारा सम्मानित एक नेता पर हमला करके उसके प्राण ले लिए गए। राष्ट्र का यह अपमान हिंदुस्तानी नवयुवकों और मर्दों को चुनौती था। तो यहां पर उनका मतलब जोश पता चलता है। वे यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं कमीने हाथों। कमीने एक गाली के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो किस तरीके से खून में इस वक्त उनके उबाल था नौजवान होने के नाते। आज संसार ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है। उनका यानी कि नौजवानों का खून जम नहीं गया है। वे अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकते हैं और यह प्रमाण देश के उन युवकों ने दिया है जिनकी स्वयं देश के नेता निंदा और अपमान करते हैं। बार बार जो है मंचों से नेतागण जो थे वो युवाओं को ललकारते थे। इस बात पर मुझे लेखक तो याद नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की एक कविता याद आती है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें ना जीवन ना जवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। जिसमें वे आह्वान करते हैं युवाओं से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। ये पंक्तियां हैं उस कविता की। अत्याचारी सरकार सावधान, इस देश की दलित और पीड़ित जनता की भावनाओं को ठेस मत लगाओ, अपनी शैतानी हरकतें बंद करो। तो यहां पर वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि देश की दलित और पीड़ित जनता की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। तो इससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भी जो प्रताड़ित किए जाते थे वे दलित समुदाय के लोग होते थे या बेहद आम जन होते थे। यहां पर कहीं भी सवर्ण समुदायों का जिक्र उन्होंने नहीं किया, स्पेसिफिकली दलित लिखा है। तो यह भी पता चलता है कि ब्राह्मण या सवर्ण समुदाय के लोग तो स्वयं जो है वो नौकरशाही या सरकार के बीच में शामिल होकर नौकरशाही को पुख्ता बना रहे थे, या फिर उनसे पर्चों पर हस्ताक्षर करके संधियां करके अपने राज्यों को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो उस वक्त भी जो लड़ाई थी वो आम जन ने ही लड़ी थी।
हमें हथियार न रखने देने के बजाय तुम्हारे सब कानूनों और चौकसी के बावजूद पिस्तौल और रिवॉल्वर इस देश की जनता के हाथ में आते ही रहेंगे। यदि वे जनता सशस्त्र क्रांति के लिए पर्याप्त न भी हुए तो राष्ट्रीय अपमान का बदला लेते रहने के लिए काफी रहेंगे ही। हमारे अपने लोग निंदा और अपमान करें। तो ये भी एक शोध का विषय है कि उस वक्त कौन लोग थे जो भगत सिंह या इस तरह की हरकत करने पर निंदा कर रहे थे नेता। वैसे तो हमने भूमिका में पढ़ा था कि गांधी जो है वो बेहद नाखुश थे ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से। और भगत सिंह अपने पहले ही लेख में, जो स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाब का पहला उभार है, उसमें लिखते हैं कि जब पहला अधिवेशन पंजाब में हुआ था कांग्रेस का, तो उसका जो मोटिव था वो सिर्फ यही था कि ब्रिटिश सरकार की जी हुजूरी करी जाए और उसे खुश किया जाए। और वहीं आगे हम भूमिका में भी पढ़ते हैं कि गांधी जो है वो बहुत नाखुश थे और युवकों को उनका रास्ता अख्तियार करने की सलाह नहीं दी थी उन्होंने। हमारे अपने लोग निंदा और अपमान करें, विदेशी सरकार चाहे हमारा कितना भी दमन कर ले, परंतु हम राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने और विदेशी अत्याचारियों को सबक सिखाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। हम सब विरोध और दमन के बावजूद क्रांति की पुकार को बुलंद रखेंगे और फांसी के तख्तों पर से भी पुकार कर कहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। और यही भगत सिंह ने किया भी, अपनी बात रखी उन्होंने। फांसी के तख्ते पर झूलने से पहले भी उनका यही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। हमें एक आदमी की हत्या करने का खेद है, परंतु यह आदमी उस निर्दयी, नीच और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंग था जिसे समाप्त कर देना आवश्यक है। इस आदमी की हत्या हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन के कारिंदे के रूप में की गई है। यह सरकार संसार की सबसे अत्याचारी सरकार है। मनुष्य का रक्त बहाने के लिए हमें खेद है, परंतु क्रांति की वेदी पर कभी कभी रक्त बहाना अनिवार्य हो जाता है। हमारा उद्देश्य एक ऐसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कर देगी। इंकलाब जिंदाबाद। 18 दिसंबर 1928। एच बलराज, सेनापति, पंजाब हिस प्रेस। तो बलराज जो थे वो चंद्रशेखर का ही नाम था, बलराज। और ये हिस प्रेस क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो इन लोगों ने बनाया था, नौजवान संगठन। तो यहां पर एक बात का तो पता चलता है कि भगत सिंह को ये पूरा अंदाजा था कि वे जो काम करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। फांसी के तख्ते से उन्हें झूलना पड़ेगा, वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे। तो ये उनकी दूरदर्शिता ही दर्शाता है कि जो चीज वो कर रहे हैं उसका अंजाम तक भी वे सोच के बैठे हुए थे कि क्या होगा। उसके बाद ये कुछ पत्र हैं जो 4 भाषाओं में लिखे गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू में। यदि आप लोगों के पास बुक होती तो आप इन्हें अच्छे से देख पाते। मैं इनकी सिर्फ आपको कोशिश कर सकती हूं इन्हें दिखाने की। और आगे ये पत्र डिस्कस भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल कॉपीज हैं जो आप देख लीजिए। यहां पर लगा रखी हैं पत्र की, पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखे हुए पत्र हैं। ये 12 साल की उम्र में अपने दादाजी को उर्दू में लिखा गया पत्र है ये। और इधर वाला है जयदेव गुप्त को 24 जनवरी 1930 को अंग्रेजी में लिखा गया पत्र। इसका हिंदी अनुवाद पृष्ठ 205 पर है। ये इनका वही दादाजी को लिखा हुआ पत्र। और ये लगभग 14 वर्ष की उम्र में अपनी चाची को भगत सिंह द्वारा गुरमुखी में लिखा गया पत्र। इसका अनुवाद पृष्ठ 204 पर है। ये रहा, ये सारे पत्रों का अनुवाद आगे है। लेकिन पत्र किस तरह से लिखे गए थे, उनकी हैंडराइटिंग से मैं आपको अवगत करा दूं। पता नहीं ढंग से ये दिख भी पा रहे हैं आपको या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखा दूं। ये उर्दू में लिखा गया पत्र है और ये भी उनकी उर्दू लिखावट है। ये उर्दू लिखावट के पोस्ट कार्ड्स हैं। और ये रहा, इनमें बाकायदा ठप्पे भी लगे हैं जिनमें डेट भी लिखी हुई है सब में। और ये अब इनका दूसरा पैम्फलेट।
17 दिसंबर की घटना संबंधी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना नोटिस। अब कोई रहस्य नहीं, कोई अनुमान नहीं, जेपी सॉन्डर्स मारा गया, लाला लाजपत राय का बदला ले लिया गया। हिस्प्रस की नियमावली नियम 10B व C के अनुसार इस बात की सूचना दी जाती है कि यह सीधी राजनीतिक प्रकृति के बदले की कार्यवाही थी। पूरा ये लिख रहे हैं कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हिस्प्रस जो है इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है और ये बदले की कार्यवाही से ही किया गया कार्य है, कोई अनजाने में हमने नहीं किया है। भारत की महान बुजुर्ग लाला लाजपत राय पर किए गए अत्यंत घृणित हमले से उनकी मृत्यु हुई। यह इस देश की राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा अपमान था और अब इसका बदला ले लिया गया है। इसके बाद सभी से अनुरोध है कि हमारे शत्रु पुलिस को हमारा पता ठिकाना बताने में किसी किस्म की सहायता न दें। जो कोई इस सलाह के विपरीत काम करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद। 23 दिसंबर 1928। हस्ताक्षर बलराज, कमांडर इन चीफ। बलराज पहले ही मैं बोल चुकी हूं, चंद्रशेखर जी का नाम था। और इससे पहले वाला पत्र 18 दिसंबर 1928 का था और ये 23 दिसंबर 1928 का था। तो ये जो तकरीबन हफ्ते भर का गैप दिख रहा है, 5 दिनों का गैप, वो इसीलिए नोटिस लगाना पड़ा होगा क्योंकि पुलिस जो है वो इन लोगों को ढूंढ रही होगी हर जगह और लोगों से पूछताछ की जा रही होगी उनको पकड़कर। तो शायद इसीलिए इस नोटिस की जरूरत पड़ी होगी। इसके बाद हम आखिरी पर्चा पढ़ेंगे, असेंबली हॉल में फेंका गया पर्चा। तो ये पर्चा ऐसा था जो असेंबली हॉल में बम फेंकते वक्त उन्होंने लिखा था। अब इस पर्चे पे क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। 8 अप्रैल सन 1929 को असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और दत्त द्वारा बांटे गए अंग्रेजी पर्चे का हिंदी अनुवाद हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना सूचना, हिंदी में सूचना लिखा हुआ है, इससे पहले नोटिस लिखा हुआ था। बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वेलियां के ये शब्द अमर रहे, हमारे काम के औचित्य के साक्षी हैं। तो ये पृष्ठ संख्या 53 पर इसका हम अराजकतावाद का जब वर्णन कर रहे थे तब हमने ये बात पढ़ी थी। पिछले 10 वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने शासन सुधार के नाम पर इस देश का जो अपमान किया है उसकी कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं है और न ही हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पुकारी जाने वाली इस सभा ने भारतीय राष्ट्र के सर पर जो पत्थर फेंककर उसका जो अपमान किया है उसके उदाहरणों को याद दिलाने की आवश्यकता है। ये सब सर्वविदित और स्पष्ट है। तो ये लेख तकरीबन 91 साल पहले लिखा गया पत्र था, लेकिन इसको पढ़कर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये ब्रिटिश सरकार के लिए लिखा गया है। बिल्कुल लग रहा है जैसे हमारी मौजूदा मनुवादी सरकार के लिए लिखा गया है, जिनकी प्रवृत्ति से वे मनुवादी ज्यादा लगती है। आज फिर जब लोग साइमन कमीशन से कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंखें फैलाए हैं और इन टुकड़ों के लोभ में आपस में झगड़ रहे हैं, विदेशी सरकार सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल और औद्योगिक विवाद विधेयक यानी कि ट्रेडर्स डिस्प्यूट्स बिल के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने के लिए यत्न कर रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में अखबारों द्वारा राजद्रोह रोकने का कानून यानी कि प्रेस सेडिशन एक्ट जनता पर कसने की भी धमकी दी जा रही है। सार्वजनिक काम करने वाले मजदूर नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां ये स्पष्ट कर देती हैं कि सरकार किस रवैये पर चल रही है। तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए लिखा गया था, लेकिन समसामयिक संदर्भों में भी ये बिल्कुल फिट बैठती हैं बातें। राष्ट्रीय दमन और अपमान की उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में अपने उत्तरदायित्व की गंभीरता को महसूस कर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ने अपनी सेना को यह कदम उठाने की आज्ञा दी है। इस कार्य का प्रयोजन है कि कानून का ये अपमान प्रहसन समाप्त कर दिया जाए। तो कानून को यहां पर भी वे खिलवाड़ की परिधि में रख रहे हैं कि कानून शायद आम जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए बनाए जा रहे हैं। विदेशी शोषक नौकरशाही जो चाहे करें, परंतु उनकी वैधानिकता की नकाब फाड़ देना आवश्यक है। कि संसद की आड़ में सबसे ज्यादा असंसदीय कार्य किए जा रहे हैं।
जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। इस पंक्ति को पढ़कर आप क्या समझ रहे हैं, ये खुद ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम विदेशी सरकार को यह बतला देना चाहते हैं कि हम सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवाद के दमनकारी कानूनों और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में देश की जनता की ओर से यह कदम उठा रहे हैं। हम अपने इस विश्वास को पुनः दोहराना चाहते हैं कि संसार के इतिहास में अनेकों बार इस ज्वलंत सच्चाई की घोषणा की गई है कि व्यक्तियों की हत्या करना तो सरल है, किंतु विचारों की हत्या नहीं की जा सकती। बिल्कुल, इसीलिए आज तकरीबन 100 साल बाद भी इस मंच से खड़े होकर इस पुस्तक का पाठन हो रहा है भगत सिंह के विचारों को फैलाने के लिए। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए पर विचार आज भी जीवित हैं। फ्रांस के ब्रूवा और रूस के जार सब चले गए, जबकि क्रांतिकारी विजय की सफलता के साथ आगे बढ़ गए। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिले। हम जीवन का खून बहाने की अपनी व्यवस्था पर दुखी हैं, किंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। इंकलाब जिंदाबाद। एच बलराज, कमांडर इन चीफ। और ये वही पर्चे थे जो असेंबली में बम धमाके के समय फेंके गए थे। तो आज ये तीसरा खंड समाप्त हो गया है इन 3 पर्चों के साथ ही। आज सिर्फ इन 3 पर्चों के ऊपर ही चर्चा करनी थी कि किस प्रकार आंदोलन आगे बढ़ता गया और किस प्रकार भगत सिंह भी ये जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा, उसके बावजूद भी वे ना झिझके ना डरे इन कदमों को उठाने में। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चाहे तो अपने मन मुताबिक तीसरे पर्चे की व्याख्या भी कर सकते हैं, बाकी पर्चों की भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मुलाकात दोबारा होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।